और 232। यहां पर सदस्य कम है, लेकिन यहां पर क्या स्थिति होगी, चर्चा किस तरीके से जा रही है और आपके पॉइंट को क्या देश समझ रहा है जो कल लोकसभा से निकलकर पूरे देश ने देखी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस का जो काला कानून था, कल उस पर चर्चा हुई और देश के सभी लोगों ने देखा। 12 घंटे से अधिक बहस हुई और आज भी बहस हो रही है। सब लोगों ने देखा कि एक कानून ऐसा बनता है जिसमें खाता ना बही और जो हम कह दिए वही सही। एक कानून ऐसा बनता है जिसमें जहां पे भी आप उंगली रख दिए वो हो गया। दूसरा कानून बनता है कि नहीं भैया, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है उसको मान लीजिए, और जो सच है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सच तो गलत होगा नहीं, सच होगा वो सच हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी अभी भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही हो, मानने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर भी मैं तो साधुवाद कहूंगा, धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को। इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने ढोल नगाड़े के साथ भारत के इस कानून का स्वागत किया, सम्मान किया। जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, झूठ बोलती थी, 370 के समय में भी झूठ बोली थी कि भाई 370 समाप्त होते ही मुसलमानों के बहुत सारे अधिकार छिन जाएंगे, 3 तलाक तो मुसलमानों पे सीधा सीधा हमला है। निश्चित तौर पे इसमें भी जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सरी के लोग जो झूठ बोल रहे थे, उसको हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने नकार दिया और ढोल नगारे के साथ स्वागत किया। निश्चित तौर पे नीरज भाई अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम फॉलो नहीं करते हैं। कौन सी चीजें फॉलो नहीं करते हैं? जेपीसी की बात इन्होंने कहा। हमने भी 17 साल पत्रकारिता में गुजारा है। जेपीसी का जब गठन होता है तो उसमें सभी की बात सुनी जाती है। आपके समय में पता नहीं किस तरह की बात सुनी गई कि आप उसको 2 घंटे में जबरदस्ती लागू करा दिए। हम 90 घंटे की चर्चा करते हैं, 24 प्रदेशों में बैठ के करते हैं, 200 घंटे का समय देते हैं। उसके बाद भी आपको आरोप लगाना है तो एक ही चीज पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि जो मैं कह दूं वही मान लीजिए, और नया कानून कहता है कि नहीं जो सही है वो। एक व्यक्ति कहता है कि महिलाएं इसमें हो ही नहीं सकती है, नया कानून ये कहता है कि अगर एक पिता के पुत्र भी है, पुत्री भी है, तो उसके अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। एक कानून ये कहता है कि नहीं आप मेरे ही घर में फैसला हो जाएगा। आज का कानून कहता है कि नहीं आप कोर्ट जा सकते हैं। एक कानून ये कहता है कि नहीं आप डीएम के पास जा ही नहीं सकते। उसमें संशोधन करके कहा गया नहीं, राजस्व का मैटर डीएम देखता है, अगर आपको नहीं है तो कमिश्नर के पास चले जाइए। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह की दिक्कत होगी। एहसन सिंह साहब, कल किरण रिजिजू ने एक बात कही, किरण रिजिजू ने एक बात कही कि अगर ये हम नहीं लाते तो संसद भवन पर भी दावा ठोक दिया जाता। नहीं, देखिए वो किस लिए कहे। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के दोनों मित्रों को आप बताइए, 45,000 डिस्प्यूट चल रहा है। 45,000 में लगभग 35 से 40,000 डिस्प्यूट मुस्लिम भाई पे किए हुए हैं। और केवल महाराष्ट्र में लगभग 136 एकड़ जमीनें वो किसने बेच दिया? वो कोई योगी जी तो बेचे नहीं, मोदी जी तो बेचे नहीं, कोई हिंदू समाज तो बेचा नहीं। बेचा कौन? बार बार आरोप लग रहा है, चाहे कर्नाटक में आरोप लग रहा है, तमिलनाडु में आरोप लग रहा है, पश्चिम बंगाल में आरोप लग रहा है, जहां भी आरोप लग रहा है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम बहनें हैं, जिनका हक है, जिनका हुकूक है, उसको मार के खास लोग जो है वो उस पे भवन बना ले रहे हैं, उस पे होटल बना लिए हैं और उसको लूटने का कार्य किए। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय देने का कार्य करी। 5वीं बात मैं कहूंगा कि इन्हीं के सहयोगियों की एक एक बयान को कल कोट करके आदरणीय अमित शाह जी ने बताया था कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं कहा था, प्रमाण देते हुए, कि पटना के बेशकीमती जमीन को किस तरह से ले लिया गया। हमारे किरण रिजिजू साहब ने यह भी बताने का कार्य किया कि 2014 में चुनाव से ठीक पहले जो सन 70 से डिस्प्यूट चल रहा था, लगभग 123 बेशकीमती जमीनों को ऐसे कैसे दे दिए। मतलब मैं जो चाहूंगा वही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आज हमारे मित्र को एक जरूर बात बताइए, इन्होंने कहा कि कानून ऐसे लागू कर देते। कानून ये लागू करने का कार्य जो है मुझे लगता है कांग्रेस करती थी। और राजीव जी, आपके जिम्मेदार चैनल पर एक पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि जो कानून अल्पसंख्यकों के लिए लागू हो रहा है तो उनसे पूछ के लागू हो रहा है। जो आपने कानून बनाया था धार्मिक शिक्षा का, वो बहुसंख्यकों से पूछ के बनाए थे कि आपकी धार्मिक शिक्षा हम बंद कर देंगे। जो आपने कहा है कि खुलेबंदी और दूसरे की नसबंदी, वो कानून पार्लियामेंट में बना था कि बहुसंख्यकों से पूछ के बना था। आपने जो कहा कि एक धर्म के लोग एक शादी करेंगे, दूसरा करेंगे तो जेल में जाएंगे, और दूसरे धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या बहुसंख्यकों से पूछ के किए? नहीं। देश में जितने कानून बनते हैं
वो आवश्यकता अनुसार बनता है कि देश की आवश्यकता क्या है। आज जो मुस्लिम बहनें हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो वास्तव में पसमानदा समाज है, गरीब समाज है, अगर उनके वेलफेयर की कोई स्कीम चल रही है और उसका लाभ उसको नहीं मिल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको करना। 5वां आरोप लग सकता है। आपने कहा हमारी मस्जिदें अच्छी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा गया मस्जिदों से उसका कोई लेना देना नहीं, मदरसे से कोई लेना देना नहीं। वो बात मैंने भी कल सुनी, किरण रिजिजू ने क्या कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, और लास्ट में समाप्त करने के वक्त सुनिए, अब ठीक है, अब रुक जाइए। राष्ट्र में किरण रिजिजू ने भी ये कहा कि अगर कई बार समझाने के बावजूद भी अगर यही चीजें उठनी है तो फिर कैसे समझाया जाए, मुझे भी नहीं समझ में आता। खैर, मंत्री हैं और उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आलोक सर, मैं आपका रुख करूंगा। जी कल जी अब मैं सवाल से हटकर अमित शाह के एक बयान को आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने संसद में बोला। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रचार किया गया है, इस बात को फैलाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक इस कानून को स्वीकार नहीं करेगा। ये कैसी धमकी है? संसद का कानून है, ये भारत सरकार का कानून है, इसे हर किसी को मानना होगा। समझाइए इस बिल पर हो रही चर्चा को, और समझाइए अमित शाह को ऐसा क्यों कहना पड़ा। देखिए राजीव जी, हमने जिस तरह से सभी मेहमानों का हमेशा हम सम्मान करते हैं, सबकी बात आपने रखी। मैं भी इस पक्ष में हूं कि इस तरह की चर्चा हो ताकि जनता को गलतफहमी न हो। लेकिन अमित शाह जी ने जो कहा उसके साथ आज आपने ध्यान दिया हो, बहस में एक सांसद, बहुत ही जिम्मेदार बड़े सांसद, उन्होंने बताया कि पीएफआई ने देश के कई हिस्सों में ऐसे पर्चे बांटे हैं। राजीव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, इतने वर्षों से देखते रहे हैं और बाकायदा ऐसे इन्वेस्टिगेटिव काम भी करते रहे हैं। पीएफआई पर बैन लग चुका है, उसके बाद भी उसके लोगों ने हजारों लाखों पर्चे बांटने की कोशिश की है ताकि देश को बांटा जाए, देश में भ्रम पैदा किया जाए कि मस्जिद और दरगाह और सबको नष्ट कर दिया जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि नक्सल हो या बाहर के आतंकवादी हो, पीएफआई वही काम करता है। और इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने या किरण रिजिजू ने जो कहा, इसको तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस को और सभी समाजवादी पार्टी को भी, जो अल्पसंख्यकों के हित की बात करने वाले, यहाँ तक कि ओवैसी को भी कहना चाहिए कि नहीं, इससे मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, नहीं किसी तरह का किसी को नुकसान होगा। असदुद्दीन ओवैसी तो सर माननीय सांसद हैं, उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि खानकाहें, मस्जिदें, इबादत गाहें ले ली जाएंगी। अब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो पीएफआई तो बहुत दूर की बात है, लोग तो चुने हुए प्रतिनिधि की बात पर यकीन करेंगे ना। जी बिल्कुल, इसीलिए मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को तो कम से कम अपने देश के हित को ध्यान में, चूंकि आप और हम लोग कितनी बार उनको बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इसलिए मेरा यही कहना है कि जो ऐसे देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। संसद में दिया बयान वो कानून की तरह है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार रहेगा। लेकिन पहले क्या अधिकार बनाया गया, जैसे आपने कहा, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नीरज जी अपने साथ है कांग्रेस के, मैं 72 से पार्लियामेंट कर रहा हूँ। जेपीसी में जो चर्चा होती है, सिलेक्ट कमेटी में होती है, महीनों सप्ताह में जो होता है, उसको सारा रिकॉर्ड रखा गया है। कोई ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं हुई, उसमें असहमतियां हुई, वॉकआउट हुआ, जो हुआ, तो उसकी इतनी चर्चा, इसके पहले चर्चा हुई, इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिया गया।